मैं यार मेनली ये जो शॉर्ट रेंज और चार्ज इंडिपेंडेंट वाली चीज है, मैं चाहता हूं इसको तुम थोड़ा डिटेल में सोचो, थोड़ा डीप सोचो। न्यूक्लियस के केस में जो एक्स एनर्जी रिलीज हुई है ना, केवल इसी के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं और उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी से हमारा मतलब है कि न्यूक्लियॉन सारे आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जब पास पास आके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि सारे न्यूक्लियॉन्स अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अज्यूमिंग मैक्सिमम इंटरेक्शन अगर मैं ले लूं, तो भाई ऑब्वियसली क्योंकि सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हर एक न्यूक्लियॉन की बराबर हो जाएगी, तो टोटल जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के प्रोपोर्शनल आएगी। फिर सरफेस एनर्जी वाली टर्म क्या मतलब है? सरफेस के न्यूक्लियॉन्स कम स्टेबल होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी उसकी वजह से घट जाती है। और सरफेस एनर्जी वाली टर्म किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी? अभी अभी हमने देखा था, सरफेस एनर्जी वाली टर्म आ रही थी प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2/3। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका जेई सेंचुरी सीरीज के नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूक्लियाई, और इन पर्टिकुलर मैं बात करूंगा एक न्यूक्लियस की एनर्जी में कौन कौन सी टर्म्स आनी चाहिए। हमारा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ना, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूं उसका डिटेल्स। तो उसमें एक न्यूक्लियर के लिए एनर्जी, एक न्यूक्लियस की एनर्जी के लिए डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात की गई है। मैं वही सारी टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। केवल मैं मान रहा हूं कि आपको याद है न्यूक्लियर फोर्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक तो ऑब्वियसली यार दो प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर साथ साथ रह पाते हैं, जबकि उनके ऊपर इतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो डेफिनेटली वो न्यूक्लियर फोर्स जो उनको होल्ड करके रख रही होगी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होगी। इनफैक्ट हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। दूसरा हम जानते हैं कि अट्रैक्टिव है। ठीक, अट्रैक्टिव मतलब आपको ये समझना है कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस से कोई सिस्टम बनता है, उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसकी एनर्जी कम होती है, और ये शॉर्ट रेंज है। ये इनफैक्ट मैं बोलूं, ये दोनों ही, मैं बोलूंगा दोनों ही एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्स और उसके कारण जो जो आपके इफेक्ट्स होते हैं उनको समझने के लिए। मैं नेक्स्ट बोर्ड पे थोड़ा सा समझाने वाला हूं कि शॉर्ट रेंज से क्या इफेक्ट पड़ता है। तीसरा, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि न्यूक्लियॉन्स मेरा मतलब है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर जो जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर या तो न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन्स। तो चाहे आप दो न्यूट्रॉन्स का पेयर लें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लें, या दो प्रोटॉन्स का पेयर लें, ठीक है, कोई सा भी पेयर लें, इनमें से ये चार्ज इंडिपेंडेंट वाली प्रॉपर्टी क्या बता रही है? न्यूक्लियर फोर्स तीनों ही पेयर्स में सेम आएगी। ठीक है, मैं न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स की नहीं। भाई प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगी, वो अलग से काउंट करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की मैं बात करूं तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, तो तीनों ही पेयर्स में सेम आने वाली है। और देखो लास्ट, क्वांटम मैकेनिक्स से हम ये भी जानते हैं, इट विल फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मैं यार मेनली ये जो शॉर्ट रेंज और चार्ज इंडिपेंडेंट वाली चीज है, मैं चाहता हूं इसको तुम थोड़ा डिटेल में सोचो, थोड़ा डीप सोचो, और बहुत ही बेसिक लेवल पे सोचो, जैसा कि हम बिना किसी किताब को पढ़े, बिना कोई क्वांटम मैकेनिक्स लगाए सोच सकते हैं। मैं इमेजिन कर रहा हूं एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स है। अगर मुझे केवल न्यूक्लियर फोर्स को अकाउंट करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है ना, क्योंकि मैंने बोला था न्यूक्लियर फोर्स तो चार्ज इंडिपेंडेंट है। तो हम सिर्फ न्यूक्लियॉन्स की बात करेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी फोकस नहीं करेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, तो क्या होता है कि अगर मैं आपको एक पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन यहां पे दिखाऊं, तो उसके एकदम इमीडिएट जो नेबर्स होंगे, ठीक है, मैं कुछ नेबर्स उसके ड्रॉ करने वाला हूं, उसके इमीडिएट जो नेबर्स होंगे, जो उसको यहां पे मैं दिखा रहा हूं टच करते हुए, ठीक है, केवल उनसे वो इंटरेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, केवल उनसे वो इंटरेक्ट कर रहा होगा, और दूर वाले नेबर, दूर वाले जो है जिनको वो इमीडिएटली टच नहीं कर रहा है, उनसे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा। तो मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कुछ मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया, आई थिंक इतना काफी है। मैं तुम्हें दिखाने वाला, ये जो है ना, ये जो न्यूक्लियॉन है, केवल इसके जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक सिमेट्री आ जाती है। सिमेट्री कैसे आती है? क्योंकि देखो, अगर ये वाला न्यूक्लियॉन ये दूर वाले से भी इंटरेक्ट कर रहा होता, तो फिर क्या होता, इस डायरेक्शन में जो इसकी स्टेबिलिटी आ रही, मतलब इस डायरेक्शन में जितने न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, या इधर जितने न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये वाला न्यूक्लियॉन और सेंटर वाला न्यूक्लियॉन, जिसके लिए लेफ्ट राइट
ऊपर नीचे सब बराबर होते, इक्वल नंबर होते, उन दोनों की एनर्जी डिफरेंट होती। लेकिन मुझे पता है कि ये जो है इससे तो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा, इसको ये तो पता ही नहीं कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है। इसका मतलब मैं चाहे ये वाला न्यूक्लियन लूं या ये वाला न्यूक्लियन लूं, हमें अल्टीमेटली तो देखना है केवल एक छोटा सा स्फीयर जिसके अंदर वो न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं जो इसको टच कर रहे हैं, केवल उनके साथ ही इंटरेक्ट कर रहा हूं। आई होप आप मेरी बात समझ गए। इसका मतलब क्या है, ये वाला न्यूक्लियन जो अपने सारे नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं और केवल क्लोज वाले नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनकी स्टेबिलिटी बराबर हो। और स्टेबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी से। और यहां पे क्योंकि मैं एक एक न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं, इसीलिए बेटा आपने देखा होगा न्यूक्लियर चैप्टर में कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर जो ग्राफ आता है, उसमें क्या होता है, इनिशियली जब तक इनफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नहीं आए होते, जब तक ये स्फीयर पूरा भरा नहीं होता, तो जब तुम इनिशियली न्यूक्लियॉन्स ऐड करोगे तो स्फीयर में और न्यूक्लियॉन्स भरेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इनिशियली तो आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है, बट मोर और लेस मिडिल में बहुत सारा पार्ट इसका फ्लैट हो जाता है, और उसके बाद ये डिक्रीज करने लगता है जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाए। वो क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये जो फ्लैट पार्ट आ रहा है ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि चाहे आप ये वाला न्यूक्लियॉन लो या ये वाला न्यूक्लियॉन लो, एक सिमेट्री है, क्योंकि इन दोनों के ही केवल उतने ही नेबर से मतलब है जो इनके एकदम पास वाले, जो इनको जस्ट टच कर। अच्छा, तुमने यहां पे नोटिस कर लिया होगा कि मेरा जो आर्गुमेंट है ये गलत हो जाएगा सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स के लिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और दूसरी बात, ऑब्वियसली अभी इस मॉडल में मैंने ये अकाउंट नहीं किया कि इसके आसपास न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि अभी तो मैं सारे न्यूक्लियॉन्स को इक्विवेलेंट मान रहा हूं। बट ऑब्वियसली प्रोटॉन्स में क्योंकि आपस में रिपल्शन भी होती है, उसको भी हमें अकाउंट करना है। ठीक है, दो और फैक्टर हमें अकाउंट करना है। इसके अलावा बेटा जैसे मैंने इस पेज पे दिखाया था कि न्यूक्लियर फोर्स फॉलोज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो एक क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट है, इनकी वजह से भी कुछ एनर्जी में इफेक्ट आता होगा, उसको अभी हम अकाउंट नहीं करने वाले। अभी जो हम जेई मेन लेवल पे ना केवल क्लासिकल इफेक्ट्स को अकाउंट करके आपको एक मॉडल देंगे न्यूक्लियर की एनर्जी निकालने के लिए। और ऐसा पर्टिकुलरली मैं इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं जेई मेन का ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं, कैसे इसको सॉल्व करें। आप नोटिस करें ये 2023 में जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है, आराम से पढ़ें इसको, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, और फिर डिटेल में सारे टर्म्स के बारे में बात करें। इनफैक्ट ऐसे करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले आंसर लगाने से पहले सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे होता है। न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में। फिर कुछ बात कर रहे हैं सरफेस एनर्जी की, वो भी पर न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कूलम कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं टू द बाउंडिंग एनर्जी, वो पर न्यूक्लियॉन नहीं है, टोटल। नेक्स्ट कुछ वॉल्यूम एनर्जी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एंड लास्ट में देखें, वो बोल रहा है जब हम सरफेस एनर्जी को काउंट कर रहे होते हैं तो हम मान रहे होते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जिससे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है 12। एक सेकंड के लिए आराम से पॉज करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ें और आप देखेंगे कि बाकी जेई में जितने क्वेश्चंस आए उसमें किसी में भी इतना डिटेल में न्यूक्लियस की एनर्जी के बारे में पूछा नहीं गया है, जिसकी वजह से आज हम केवल इस क्वेश्चन पे ही फोकस करने वाले हैं। अच्छा, यहां पे मैं एक एक करके अगर सबकी बात करूं, पहली चीज मैं तुम्हें बोलूंगा भाई कि जनरली जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है, तो जैसे कि तुम इमेजिन करो कि एक सन है और सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये सिस्टम अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से स्टेबल है तो हम बोलते हैं इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। मतलब क्या है मेरा, मतलब मेरा ये है कि मान ले जैसे ये सन है, ये प्लैनेट है, ये जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो हम बोलते हैं इनकी एनर्जी है 0। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जब इनके बीच में डिस्टेंस कम हो और प्लैनेट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाए, ये एक बाउंड सिस्टम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बाउंड है, तो हम बोलते हैं पहले के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम हो गई और हम बोलते हैं इस केस में एनर्जी कुछ नेगेटिव है। लेट्स सपोज इस केस में एनर्जी है कुछ -6, वेयर x इज अ पॉजिटिव नंबर। तो जनरली हम क्या करते हैं फिजिक्स में, अगर कोई बाउंड सिस्टम होता है तो हम उसकी टोटल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, एज्यूमिंग कि जब वो सिस्टम पूरा सेपरेटेड था उस टाइम पे एनर्जी उसकी 0। लेकिन इसी चीज को हम एक और पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं, हम इसकी टोटल एनर्जी की जगह
केवल इस बारे में बात करें कि अब जब ये सिस्टम दूर दूर था, उससे जब ये सिस्टम बना है तो उस टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, क्योंकि देखो पहले 0 था और अब एनर्जी -x हो गई, यानी कि x अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, x एनर्जी मस्ट बी रिलीज्ड। तो बेटा न्यूक्लियस के केस में ना, आई एम सॉरी वो थोड़ी जल्दी से लिख रहा हूं, न्यूक्लियस के केस में जो x एनर्जी रिलीज हुई है ना, केवल इसी के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं और उसी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है हमारा? बाइंडिंग एनर्जी से हमारा मतलब है कि न्यूक्लियॉन सारे आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जब पास पास आके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव हो गई होगी। कैसी होगी टोटल एनर्जी? पहले 0 से कुछ एनर्जी निकल गई होगी और जो एनर्जी निकली होगी उसको फॉर्मेशन में, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो मैं एक छोटा सा पॉइंट यहां पे चाह रहा हूं तुम समझो कि इवन दो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हम फोकस कर रहे हैं उस पर जो एनर्जी निकली है यानी x पे, और x तो पॉजिटिव होगा। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी निकली होती है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हम लिखते हैं पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इज +x। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आगे ताकि तुम्हें कन्वेंशन में कोई डिफिकल्टी ना हो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अब चलिए बात करते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स के कारण आनी चाहिए, ठीक है? सो एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस कौन कौन से फैक्टर्स के कारण होगी? मैं बोलूंगा 2 फैक्टर्स के कारण। एक तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी और एक कूलम रिपल्शन। यहां पे बेटा कुछ 2 और टर्म्स मैं काउंट नहीं कर रहा हूं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल में आने चाहिए। मैं एक बार पहले लिख देता हूं क्या बोल रहा हूं और फिर आपको वो 2 टर्म्स हटा दूंगा। पहले मैं लिख रहा हूं बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियर फोर्स के कारण आती है। दूसरा मैं बोलूंगा कूलम एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण। एंड देन 2 और टर्म्स होंगी क्वांटम मैकेनिक्स के कारण, एक पेयरिंग टर्म और एक सिमेट्री टर्म। वो दोनों मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? एक पेयरिंग टर्म भी होती है इसके अंदर और एक सिमेट्री टर्म भी होती है। वो नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मुझे क्वांटम मैकेनिक्स आते नहीं, तो मैं केवल मैं उनका नाम बता रहा हूँ पहली बात। और दूसरी बात, वो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं जेई में जो हम क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको ये नहीं पूछा गया कि क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स क्या है। जेई मानता हूं आपको, जेई मान रहा कि आपको क्लासिकल फिजिक्स से जो टर्म्स आ रही केवल उनके बारे में पता है। तो यहीं पे मैं बोल रहा हूं ये वाले टर्म्स को हम अकाउंट नहीं करने वाले, केवल इनको अकाउंट करेंगे। अच्छा, कैसे अकाउंट करेंगे? पहले इनको हटाएंगे। भाई बाइंडिंग एनर्जी वाली जो टर्म है आप नोटिस करें, मैं मान रहा हूं ये लेट्स से मेरा न्यूक्लियस है। कोई भी न्यूक्लियॉन कितना स्टेबल है वो किस पर डिपेंड करता है? उसके आसपास कितने और न्यूक्लियॉन्स है जिससे वो इंटरेक्ट कर रहा है। जितने ज्यादा से इंटरेक्ट करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, तो चाहे यहां पे मैं कोई न्यूक्लियॉन लूं या फिर दूसरी लोकेशन पे कोई न्यूक्लियॉन लूं, मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम इसके क्लोजेस्ट नेबर्स की बात करें ना, तो बेटा अगर आप स्फीयर्स को ऐसे स्फीयर्स को पैक कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स जो इसको टच कर सकते हैं वो 12 होता है, ठीक है? दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन इजीली डिराइव। 12 नियरेस्ट नेबर्स फॉर मैक्सिमम पैकिंग होता है जब आप स्फीयर्स को पैक कर रहे होते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। तो अगर ये पूरे 12 को टच कर रहा होगा, ये भी अपने पूरे के पूरे 12 को टच कर रहा होगा, तो दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होगी, बराबर होगी। इसीलिए मोर और लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो मैं बात कर रहा था कांस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि भाई जो सरफेस पे आ रहे होंगे न्यूक्लियॉन्स वो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जो सरफेस पे आ रहे होंगे उनके लिए तो केवल अंदर न्यूक्लियॉन्स है, बाहर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो बाइंडिंग एनर्जी वाली टर्म है इसके अंदर 2 और भाग कर सकता हूं, मैं 2 और कैटेगरी बना सकता हूं। एक तो मैं बात कर सकता हूं उन न्यूक्लियॉन्स के बारे में जो वॉल्यूम के अंदर है, इसको बोलूंगा वॉल्यूम टर्म। लेकिन जो सरफेस वाले हैं उनकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, तो जो एक और टर्म आएगी इसमें सरफेस टर्म, जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। और कूलम एनर्जी तो आप समझते हैं क्या क्या होंगी ये टर्म्स, अब इनके बारे में बात करते हैं। ऐसे करते हैं, इसको टैबुलेट करने के लिए एकदम आराम से मैं लिखने वाला हूं। देखिए मैंने बाइंडिंग एनर्जी में 2 कैटेगरीज बनाई थी, एक वॉल्यूम टर्म, एक सरफेस टर्म, और फिर मैं कूलम एनर्जी की बात कर रहा था, उसको यहां अलग से लिख लेता हूं। चलो एक एक करके सब पे फोकस करते हैं, क्या मैं एक्सप्रेशन सबके लिए लिख पाऊंगा। और मैं बाइंडिंग एनर्जी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं बेटा, तो बाइंडिंग एनर्जी को मैं पॉजिटिव लिखूंगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी कभी कम होगी
तो उसका चेंज नेगेटिव लिखूंगा। वॉल्यूम टर्म कैसे लिख सकते हैं? देखो जैसे मैंने बोला, वॉल्यूम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स है, यानी कि जितने भी अपने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनके लिए एनर्जी अगर मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूंगा? क्योंकि वो सारे के सारे अपने मैक्सिमम नेबर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबकी स्टेबिलिटी बराबर होगी, सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बराबर होगी, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की प्रोपोर्शन। इस आर्ग्यूमेंट में मान रहा हूं कि इवन जो सरफेस वाले हैं वो भी अपने 12 नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी मैं जो बाइंडिंग एनर्जी जितनी रियल में आनी चाहिए उससे ज्यादा एस्टिमेट कर रहा हूं, बाद में मैं घटा दूंगा। तो मैं बोल रहा हूं पहली चीज, वॉल्यूम टर्म एज्यूमिंग मैक्सिमम इंटरेक्शन, ठीक है, यानी कि सारे न्यूक्लियॉन्स अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर से अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो एज्यूमिंग मैक्सिमम इंटरेक्शन अगर मैं ले लूं तो भाई ऑब्वियसली क्योंकि सबकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन की बराबर हो जाएगी, तो टोटल जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के प्रोपोर्शनल आएगी, विच इज आई कैन, जो इसको मैं बोल सकता हूं, इट बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस या फिर प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो क्या हम बोल सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होगी हमारी वो होगी कुछ कांस्टेंट इनटू मास नंबर, सो दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C1 इनटू मास नंबर, और मैं इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज हुई। सरफेस इफेक्ट की वजह से एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि भाई जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसमें आपने मान लिया कि मैक्सिमम से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तो मैक्सिमम से इंटरेक्ट करेगा नहीं, तो इसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी में कुछ कमी आएगी। कितनी कमी आएगी? जितने न्यूक्लियॉन्स सरफेस पे होंगे उतने ही प्रोपोर्शन में कमी आएगी, है ना, क्योंकि वही तो है ऐसे वाले न्यूक्लियॉन्स जो कम स्टेबल है, इन सब न्यूक्लियॉन्स की वजह से तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सरफेस इफेक्ट की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी में कमी आई होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उसके प्रोपोर्शनल होगी जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है आपके सरफेस पे। यानी कि मैं बोल सकता हूं नेक्स्ट लाइन में, दिस वैल्यू सरफेस टर्म विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन द सरफेस। और कितने सरफेस पे आएंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? मैं आर्ग्यू कर सकता हूं वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि वो रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आर जो है मैं मान रहा हूं न्यूक्लियस का रेडियस है। मैं जानता हूं कि रेडियस और मास नंबर में रिलेशन होता है। हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्योंकि डेंसिटी मोर लेस कांस्टेंट होती है, तो हम जानते हैं कि रेडियस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, विच मींस देख पा रहे हो ना कि आर स्क्वायर है अगर, तो आर स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? a की पावर 2/3। दैट मींस दिस इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2/3। अगर ये प्रोपोर्शनल है a की पावर 2/3, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू लिख सकता हूं कुछ कांस्टेंट इनटू दिस, लेट्स से कांस्टेंट इज C2 इनटू a का पावर 2/3, और यहां मैं नेगेटिव लगाने वाला हूं क्योंकि इस इफेक्ट की वजह से एक्चुअली बाइंडिंग एनर्जी कम हुई है। थर्ड टर्म है आपकी कूलम एनर्जी वाली टर्म, कूलम रिपल्शन। ऑब्वियसली कूलम रिपल्शन हो रही है तो इससे भी स्टेबिलिटी कम हो रही है, बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, वो वाली टर्म को भी हम नेगेटिव लिखेंगे। कितना होगा कूलम रिपल्शन? मैं जानता हूं कि दो चार्जेस Q1 Q2, उनके बीच में रिपल्शन के कारण एनर्जी कितनी आती है? K Q1 Q2/R। हर कोई भी दो चार्जेस का पेयर आप लेंगे, सारे पेयर्स की आपको पोटेंशियल एनर्जी अकाउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा मतलब यह भाई कि न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन है, अगर मैं प्रोटॉन को देखना चाहूं, लेट्स सपोज इतने सारे प्रोटॉन है, ठीक है, तो कूलम रिपल्शन की वजह से कितनी एनर्जी की टर्म्स आएंगी? भाई ये प्रोटॉन इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी इंटरेक्ट करेगा, इससे भी करेगा, सबसे इंटरेक्ट करेगा, यानी सारे प्रोटॉन्स के जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स बन रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, सबकी पोटेंशियल एनर्जी आपको अकाउंट करनी पड़ेगी। तो क्योंकि यहां पे आता है K Q1 Q2/R, एक तो ऊपर चार्जेस होते हैं और नीचे होता है डिस्टेंस का टर्म, तो कितने पेयर्स बनेंगे पहली बात तो मुझे देखना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है Z, तो दो दो के कितने पेयर बना पाओगे? ऑब्वियसली ZC2, ठीक है, ZC2 विल बी द नंबर ऑफ पेयर्स, और ZC2 हम जानते हैं कैलकुलेट करना, ZC होता है Z into Z-1 डिवाइडेड, इतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। हर पेयर के लिए ऊपर मुझे Q1 Q2, मतलब प्रोटॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है E², और डिवाइड करना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस से। कितनी डिस्टेंस से? ऑन एन एवरेज दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है? मैं आर्ग्यू करने वाला हूं कि अगर इस न्यूक्लियस का रेडियस है कुछ R, मैं आर्ग्यू करने वाला हूं कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में दो प्रोटॉन्स के बीच में ऑन एन एवरेज सेपरेशन है X,
तो वो जो सेपरेशन x है वो भी आपके रेडियस के प्रोपोर्शनली आएगी, मतलब कि x विल बी प्रोपोर्शनल टू r। दो प्रोटॉन्स के बीच में ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस आ रही होगी वो आपके न्यूक्लियस के साइज के प्रोपोर्शनली होगी। मतलब यहां पे कूलम एनर्जी टर्म में क्या क्या आना चाहिए, मैं बोलूंगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर टर्म्स आपकी आ रही है z इंटू जेड माइनस वन, बाय 2 भी आ रहा है लेकिन 2 तो कांस्टेंट है, लिख नहीं रहा। नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर आएगा चार्ज का प्रोडक्ट k q1 q2 बाय r। चार्जेस तो आपके e स्क्वायर ही हो जाएंगे, e और e प्रोटॉन के, तो वो मैं लिख रहा हूं क्योंकि कांस्टेंट है। डिवाइड बाय डिस्टेंस टर्म, और डिस्टेंस जैसे मैंने बोला दो प्रोटॉन्स के बीच में न्यूक्लियस के रेडियस के प्रोपोर्शनली होगी, तो मैं बोलता हूं दिस इज प्रोपोर्शनल टू r। फिर इसको मैं मास नंबर के टर्म से लिख रहा हूं क्योंकि रेडियस का मास नंबर से रिलेशन है। मतलब बेटा इसको मैं लिख देता हूं सम कांस्टेंट c3 इंटू जेड माइनस वन डिवाइड बाय r की जगह लिख देते हैं a का पावर 1/3। और कूलम इंटरेक्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम हुई है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी कम हुई है, इसलिए आप इसको लिख देते हैं नेगेटिव टर्म। आई होप ये सारे आपको क्लियर है। अब इन तीनों को अकाउंट करके वो क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करें। ये जो तीनों नीचे वैल्यूज मैंने डिराइव किए मैं वहां पे कॉपी कर लेता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं कि ऑप्शंस कैसे मैं सिलेक्ट करने वाला हूं। जरा देखें, आइए यहां पहले बात करते हैं वॉल्यूम एनर्जी टर्म की। देखिए हमारी वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म क्या थी। वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म मैंने लिखी थी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, तो इसको लिख देते हैं सम कांस्टेंट इनटू मास नंबर। फिर सरफेस एनर्जी वाली टर्म, क्या मतलब है, सरफेस के न्यूक्लियॉन्स कम स्टेबल होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी उसकी वजह से घट जाती है। और सरफेस एनर्जी वाली टर्म किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी, अभी हमने देखा था सरफेस एनर्जी वाली टर्म आ रही थी प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2/3, विच मींस सरफेस एनर्जी वाली टर्म लिख देते हैं नेगेटिव कांस्टेंट इनटू a का पावर 2/3। देन आपकी कूलम एनर्जी वाली टर्म, तो कूलम एनर्जी वाली टर्म मैंने आपको अभी अभी दिखाई है, आगे थी आपकी z इंटू जेड माइनस वन डिवाइड बाय रेडियस, तो वहां पे था a का पावर 1/3। और कूलम रिपल्शन की वजह से भी स्टेबिलिटी कम होती है, बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, नेगेटिव टर्म थी। ये टोटल एनर्जी वाली टर्म्स है। अगर इनको पर न्यूक्लियॉन करें, इन्हीं टर्म्स को अगर पर न्यूक्लियॉन करो, पर न्यूक्लियॉन मतलब मैं मास नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, a से डिवाइड कर रहा हूं, तो पर न्यूक्लियॉन वाली टर्म क्या आएगी जरा देखें। इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूंगा तो भाई ये तो कांस्टेंट ही बच जाएगा c1। इसको a से डिवाइड कर दूंगा तो देख पा रहे हैं a का पावर 2/3 a से डिवाइड कर दें तो यहां पे आ जाएगा -c2 a का पावर -1/3। लास्ट में ये जो है इसको अगर मैं a से डिवाइड कर दूं तो नोटिस करें यहां बच जाएगा -c3 इंटू जेड माइनस वन बाय a का पावर 4/3। अब मैं एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखता हूं और डिसाइड करता हूं कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, पूछ रहा है आपको सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, देखो ये वाला टेबल पर न्यूक्लियॉन, सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नेगेटिव कांस्टेंट, वो तो सही है, a का पावर 2/3, क्या ये सही है? देखो सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में बेटा a का पावर -1/3 आ रहा है, ये गलत हो गया। टोटल सरफेस एनर्जी पूछा होता तो a का पावर 2/3 आता, लेकिन वो पर न्यूक्लियॉन है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, बी, कूलम कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी। कूलम कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी में नोटिस करो z-1 नीचे a का पावर 4/3 है। ये पर न्यूक्लियॉन नहीं पूछा, टोटल पूछा है, तो कूलम कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी में देख रहे हो नीचे a का पावर 1/3 आता है। a का पावर 4/3 तो पर न्यूक्लियॉन में आता था, लेकिन स्टेटमेंट में पर न्यूक्लियॉन नहीं लिखा है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी। बेटा ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें कूलम कंट्रीब्यूशन पूछी है, कूलम रिपल्शन वाली, एक न्यूक्लियस के अंदर, आपको शायद ध्यान हो जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आया। इन एनी केस नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले, वॉल्यूम एनर्जी। वॉल्यूम एनर्जी भी अब देखो पर न्यूक्लियन नहीं है, टोटल है। वॉल्यूम एनर्जी है सम कांस्टेंट इनटू मास नंबर, चेक करें, वॉल्यूम एनर्जी सम कांस्टेंट इनटू मास नंबर, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। डी स्टेटमेंट देखो, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज किस वजह से होता है? सरफेस इफेक्ट की वजह से, है ना, क्योंकि हमने माना होता है बाइंडिंग एनर्जी वॉल्यूम टर्म में कि सारे न्यूक्लियॉन्स मैक्सिमम नेबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो कि 12 होता है, लेकिन सरफेस वाले मैक्सिमम नेबर से इंटरेक्ट करते नहीं है,
तो उसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी में डिक्रीज आता है। तो जो बोला ना डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी, तो वो सरफेस एनर्जी की बात कर रहा है। तो सरफेस एनर्जी के कारण कितना डिक्रीज होता है भाई, और पर न्यूक्लियन भी नहीं है, तो सरफेस एनर्जी के कारण कितना डिक्रीज होता है, a की पावर 2/3 के। तो यहां पे नोटिस करो क्या बोल रहा है, डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एकदम सही बोल रहा है, शायद आपको याद हो, ऐसे ही हमने डिराइव भी किया था। मैंने बोला था भाई सरफेस एनर्जी वाली जो टर्म है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ सरफेस के, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ सरफेस रेडियस स्क्वायर 4πr², रेडियस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे, और रेडियस स्क्वायर आपका a की पावर 2/3 ले आता है। तो वो केवल यही रुक गया, उसने a के टर्म से नहीं पूछा, उसने पूछा कि सरफेस एनर्जी वाली टर्म जिसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल आ रही है क्या। ये बात सही बोल रहे हो, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई। लास्ट देखें, जब हम सरफेस एनर्जी को एस्टिमेट कर रहे हैं, सरफेस एनर्जी को जब एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये बोल रहा है वी आर अज्यूमिंग ईच न्यूक्लियॉन इंटरैक्ट्स विद 12। ये गलत हो गया। 12 वाली चीज तो मैक्सिमम पॉसिबल नेबर्स होते हैं जब आप मैक्सिमम एफिशिएंसी में स्फीयर्स को पैक करते हैं। तो 12 न्यूक्लियॉन्स तो हम मानते हैं वॉल्यूम टर्म के लिए, देखो मैंने यहां पे एक्सप्लेन भी किया था, 12 नियरेस्ट नेबर्स हम मानते हैं वॉल्यूम वाले न्यूक्लियॉन्स के अंदर जो मैक्सिमम नेबर से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सरफेस वाले तो ऑब्वियसली 12 से कम से इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो अगर मैं स्टेटमेंट को देखूं, ये बोल रहा है व्हाइल एस्टिमेटिंग द सरफेस एनर्जी हमने अज्यूम कर लिया 12 न्यूक्लियन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आई होप आपको सारे स्टेटमेंट्स का यहां पे समझ में आ गया होगा कि एक तो टोटल एनर्जी वाला टर्म है और एक पर न्यूक्लियन वाला टर्म है, उनमें डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है। अब मुझे बस करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मुझे दिख रहा है मेरी स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी करेक्ट है, तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन देखूं बेटा तो ये ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए। बच्चों आज इस पूरे वीडियो में मैंने इसी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस किया है और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सारे टर्म्स किन किन फैक्टर्स की वजह से आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बार ऑनेस्टली जब ये जेईई मेन में क्वेश्चन आया था तो तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि बाकी टर्म्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। आई हैड सम आइडिया कैसे करेंगे, बट मैंने कभी किया नहीं। जेईई मेन में जब पहले बार क्वेश्चन पूछा तभी मैंने डिटेल में इनको वर्कआउट किया। तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी इसको शेयर कर लेता हूं। और मैंने ये भी बताया बीच में कि कूलम वाला जो टर्म है, इवन जेईई एडवांस में भी एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सकता है, आगे भी डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो हो सकता है वहां भी आपको ये तीनों टर्म में से कुछ भी काम आ जाए। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बेटा इस क्वेश्चन में क्लियर हो गए। इस वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किया था उसके सारे कॉन्सेप्ट्स की मैं बात कर रहा हूं। आज के लिए इतना काफी है, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।